हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रबंध प्रक्रिया की, यानी मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। ये आपका होम मैनेजमेंट का ही एक टॉपिक है। यदि हम मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें 4 चीज़ें आती हैं। एक तो प्लानिंग, जो कि आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। यदि हम गृह व्यवस्थापन की बात करते हैं तो गृह व्यवस्थापन क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। यदि हम विज्ञान के रूप में इसे देखें तो इसमें ज्ञान, परिभाषा, माप और प्रभाव को सम्मिलित किया जाता है। यदि हम कला के रूप में इसे देखें तो प्रैक्टिस, भावना, कल्पना, विचार और रचना को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार गृह व्यवस्थापन क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। इस टाइप से भी आपका वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गृह व्यवस्थापन कला या विज्ञान क्या है, तो कला और विज्ञान दोनों है। यदि हम इसकी परिभाषाओं की बात करें, ये आपके जीआईसी मेंस जो भी लोग दे रहे हैं एग्जाम उनके लिए भी है, और इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके आते हैं टीजीटी, पीजीटी या नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेशन से आ जाते हैं। इसमें यदि हम परिभाषाएं देखें तो देखिए, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसे अन्य व्यवहारिक विज्ञानों के समान मापा नहीं जा सकता, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों से किसी सीमा तक संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह अच्छा व्यवस्थापक माना जाता है। यह किसने कहा है? यह कोटेजिन ने कहा है। दूसरा है, व्यवस्थापन प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का क्रियाशील यंत्र कहा जा सकता है, ग्रॉस एवं क्रेडल के अनुसार। फिर है, क्रियाओं की वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अग्रसर करती है। ये न्यूमैन और समन ने कहा है। फिर है, व्यवस्था की प्रक्रिया वह तरीका है जिसमें निर्णयों को क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। ओपनहीम द्वारा यह कहा गया है। फिर बात करिए यदि हम इसके चरणों की, कौन कौन से गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया में चरण होते हैं, तो इसके मेन जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं? नियोजन, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन। लेकिन क्या है कि विभिन्न जो विद्वान है, अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग चरण बताए हैं। जैसे कि लिचफील्ड के अनुसार इन्होंने कहा है कि जो व्यवस्था प्रक्रिया है ये क्रियाओं का चक्र है। इसमें 5 चरण इन्होंने बताए हैं। कितने? 5 चरण, जिसमें कि निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम बनाना, विचारों का आदान प्रदान, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये इन्होंने 5 चरण बताए हैं लिचफील्ड के अनुसार। फिर यदि हम बात करें न्यूमैन ने, तो इन्होंने क्या कहा है? ये प्रशासनात्मक कौशल कहा है इन्होंने, और इन्होंने प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। इन्होंने कौन कौन से बताए हैं? आयोजन, संगठन, साधनों का एकीकरण, निर्देशन और नियंत्रण। इन्होंने 5 चरण बताए हैं। फिर यदि हम निकिल एवं डॉर्सी की बात करें तो इन्होंने व्यवस्था प्रक्रिया के 4 चरण बताए हैं, जिसमें कि आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन इन्होंने बताए हैं। इन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि हम आयोजन की बात करते हैं तो आयोजन क्या है? देखिए, यह व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। इसमें क्या होता है? अत्यधिक निर्णय इसी में ही लिए जाते हैं, जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित पारिवारिक मांग के संदर्भ में लिए जाते हैं। यदि हम योजना या प्लानिंग की बात करें, ये क्यों आवश्यक होती है? यदि हम प्लानिंग की बात करें तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को समूह में एक साथ प्रभावशाली तरीके से कार्य करने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि वह अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को देखे, उन्हें प्राप्त करने की विधि उनके सामने स्पष्ट रूप से हो। यदि व्यक्ति को ज्ञान है कि उसे क्या करना है, या उसका लक्ष्य क्या है, या उसे किस तरीके से प्राप्त करना है, तो उसे प्राप्त करने के लिए जो भी वो प्रयत्न कर रहा है वह प्रभावशाली होते हैं। यही योजना का कार्य भी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आयोजन जो है प्लानिंग, वो किस किस पे डिपेंड करती है। इसमें पहला है क्या किया जाना है, यानी हम जब भी आयोजन करते हैं तो हम ये देखेंगे कि इसमें क्या किया जाना है। तो देखिए, परिवार को अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य कौन से हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके कौन कौन से लक्ष्य हैं। पहले अल्पकालीन होंगे, जो भी हैं अल्पकालीन या दीर्घकालीन, उनको हम देख लेते हैं। फिर देखते हैं हम
कौन कौन से साधनों की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत जो भी उपलब्ध साधन है उनका अनुमान लगा लिया जाता है और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो भी आवश्यक साधन है उनका भी अनुमान लगा लेते हैं कि कौन कौन से साधन की हमें आवश्यकता है, कौन से हमारे पास उपलब्ध हैं और कौन से हमें लेने हैं जो हमारे आवश्यक हो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। फिर है इसे किस प्रकार किया जाना है। यदि हम बात करें कि इसे किस प्रकार किया जाना है तो इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। पहली, उन क्रियाओं, कार्यक्रमों आदि का निर्धारण करना जो कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक हैं। दूसरा, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो भी नीति हमने बनाई है या जो भी प्रोसेस है और जो भी बजट है उसको तैयार करना। ठीक है, फिर आगे बात करिए किसके द्वारा किया जाना है तो इसके अंतर्गत क्या है, परिवार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो भी उत्तरदायित्व है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम क्या करेंगे, विभिन्न घर के सदस्यों को उन कार्यों की जिम्मेदारी बांट देते हैं। इसके अंतर्गत बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी कि हमारा गोल तो एक है लेकिन हम क्या करेंगे, जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको उनकी जिम्मेदारी दे देंगे। इससे क्या होगा, हमारे छोटे छोटे लक्ष्यों का विभाजन कर दिया जाता है। फिर क्या करेंगे, उसके बाद इसे कब किया जाना है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि हम टाइम का देख लेते हैं कि हमें किस दिन करना है और इसका समय क्या होना है। जो भी हमने प्लानिंग की है तो जैसे कि कोई बर्थडे पार्टी है, हमें कब करनी है और क्या टाइमिंग रखना है, ये सब इसमें देखा जाता है। फिर यदि हम बात करें आयोजन के चरणों की तो इसमें क्या है, आयोजन की आवश्यकता के बारे में जानकारी रखना कि क्या क्या हमें आवश्यकताएं हैं योजना की। कोई व्यक्ति आयोजन को विकसित करने की जो भी उसकी आवश्यकता है उसे कई तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकता है, क्या क्या उसकी आवश्यकताएं हैं। फिर क्या है, संपूर्ण स्थिति को देखना, साधनों की खोज करना, क्या क्या उसे साधनों की आवश्यकता है, सामान्य आयोजन का चुनाव करना, प्रविधि का विशिष्टीकरण यानी कि जो भी प्रोसीजर है उसका उसे स्पेसिफाई करना। फिर यदि बात करें हम आयोजन के लिए कि ये जो भी हमने आयोजन की है, आयोजन या प्लानिंग की है, इसकी सफलता हम कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, यदि हमें अपनी आयोजन को सफल बनाना है तो योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि व्यक्ति या पारिवारिक समूह की आवश्यकता के उपयुक्त हो। जो भी परिवार के सदस्य हैं उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप होनी चाहिए हमारी जो भी प्लानिंग है। और जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आयोजन हम कर रहे हैं वो लोच में होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि हम आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन कर सकें। फिर तीसरा है, उपलब्ध साधनों के उपयोग की दृष्टि से वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम संगठन की। संगठन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साथ साथ किसी कार्य को करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य के बंटवारे की आवश्यकता होती है। इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम संगठन कहते हैं। यदि हम संगठन की विशेषता की बात करें तो देखिए, संगठन वह प्रणाली है जिसे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसमें क्या होता है, संगठन में इसमें श्रम का विभाजन होता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य, उसके अधिकार और उसकी जो भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या जो भी उसके उत्तरदायित्व है उसकी स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है। सभी को उसके कार्य बांट दिए जाते हैं। जैसे कि कोई बर्थडे पार्टी है हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी को उनके काम बांट दिए जाते हैं। इसमें श्रम का विभाजन होता है। जैसे कि किसी को डेकोरेट करना है और किसी को खाना बनाना है, खाना बनवाना है, जो भी प्लानिंग है ये सब परिवार के सभी सदस्यों को बांट दिए जाते हैं। इसे क्या कहेंगे, इसे संगठन कहेंगे। संगठन जो है ये लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षित करना, उन्हें कार्य सौंपना, उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना। फिर आगे बात करें हम नियंत्रण की, कंट्रोलिंग क्या है। यदि हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं, यह व्यवस्था प्रक्रिया में नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। ये निरीक्षण की तरह भी इसे मान लेते हैं। जैसे कि निरीक्षण हम लोग करते हैं, कोई भी आयोजन हमने प्लानिंग कर दी, हमने संगठन कर लिया, लेकिन बीच बीच में हमें इसका निरीक्षण करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है कि जो भी हमारा कार्य हो रहा है वह
निश्चित क्रिया जो भी हो रही है वो हमारी जो योजना की दिशा है उसके अनुरूप हो रहा है या उससे अलग ही कुछ हो रहा है। इसलिए हमें उसका निरीक्षण भी करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। जो भी हमारा आयोजन हुआ है, हमने प्लानिंग की है लक्ष्य तक पहुंचने की, वो सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको सही करना, ये सब इसमें किया जाता है कंट्रोलिंग में। आगे यदि बात करें हम, ये हमारा लास्ट होता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, यह व्यवस्था प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। इसमें यह देखा जाता है कि जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे, वो जो हमारे लक्ष्य थे वो हमारा लक्ष्य पूरा हुआ या किस प्रकार वह हमें प्राप्त हुआ, उसमें कोई कमियां रहीं। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई आयोजन या जो भी कोई प्लानिंग करेंगे तो उसमें हम सुधार कर सकें। ये जो मूल्यांकन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसीलिए निभाता है कि जिससे कि हम इन फ्यूचर कभी कोई प्लानिंग करें तो हम अपना पहले जो भी हमने प्लानिंग की थी उसका मूल्यांकन देखें कि हमारा वो जो पहली प्लानिंग रही थी वो हमारी सही रही थी या नहीं रही थी, उसमें जो जो कमियां रही थी हम उन्हें आगे सुधार सकें। इसलिए मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने मैनेजमेंट प्रोसेस देखे थे जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन थे। ठीक है, मेन तो चार यही हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन। लेकिन कुछ अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग चरण बताए, जैसे लिचफील्ड ने 5 चरण बताए हैं। कौन कौन से, निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम बनाना, विचारों का आदान प्रदान, नियंत्रण, पूर्ण मूल्यांकन। और न्यूमैन ने आयोजन, संगठन, साधनों का एकीकरण, निर्देशन और नियंत्रण। लेकिन निकिल और डॉर्सी ने इसके 4 चरण बताए हैं जिसमें हमने आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, इन चारों को हमने डिटेल में देखा था। सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करेंगे। जो भी हमारा कार्य है, लक्ष्यों की प्राप्ति है तो हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद हम संगठन करते हैं, जितने भी लोगों की हमें ज़रूरत है या जो भी हमें कार्य करना है उसके, जो भी हमें ऑर्गेनाइज करना है उसके लिए हम लोग फिर नियंत्रण यानी हमें कंट्रोलिंग भी आना चाहिए। निरीक्षण के समान ही ये होता है, बीच बीच में हमें देखना चाहिए कि जो भी हमारा कार्य हो रहा है वो सही दिशा में संपन्न हो रहा है या नहीं। फिर हम मूल्यांकन करते हैं, जो भी हमने कार्य किया है वह हमारा कार्य सही हुआ या नहीं, क्या क्या कमियां रहीं और क्या क्या हमें ध्यान रखने योग्य बातें हमें उसमें देखनी होती हैं, जिससे कि हम इन फ्यूचर कोई भी प्लानिंग करें तो उसमें वो गलतियां ना करें। तो ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।